तो दोस्तों अमेरिकन असेंशन नाम की एक 2017 की हिट मूवी थी। उसी का अपकमिंग पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है पार्ट 2। तो उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। पिछले मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएगा, साथ ही साथ अपकमिंग पार्ट के अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं इस फ्रेंचाइजी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल क्यूस्टा ने किया है और इसमें डायलन ओब्रायन, माइकल कीटन, सना लाथन, शिवा नेगर और टेलर किट्सच ने अभिनय किया है। इसे स्टीफन शिफ, माइकल फिंच, एडवर्ड ज़्विक और मार्शल हर्स्कोविट्ज़ ने लिखा है। यह मुख्य रूप से विंस फ्लिन के 2010 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। कहानी युवा CIA ब्लैक ऑप्स रिक्रूट मिच रैप पर केंद्रित है, जो एक शीत युद्ध के दिग्गज को एक दुष्ट परमाणु हथियार के विस्फोट को रोकने में मदद करता है। यह फिल्म 15 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और इसने दुनिया भर में $67 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। इसे आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली, जिन्होंने कथानक को घिसापिटा और रोमांच से रहित बताया। 5. कथानक। मिच रैप और उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना हार्पर स्पेन के इबीसा में छुट्टियां मना रहे हैं। कैटरीना द्वारा मिच के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के कुछ ही क्षणों बाद एक जिहादी समूह समुद्र तट पर उतरता है और राइफलों से नागरिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। नरसंहार के बीच रैप कैटरीना को खोजने की बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन उसकी मंगेतर आतंकवादियों द्वारा मार दी जाती है। 18 महीने बाद रैप अब अपने क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा से ग्रस्त है। उसने खुद को मार्शल आर्ट और निशानेबाजी में गहनता से प्रशिक्षित किया है और वह अक्सर एक इंटरनेट संदेश बोर्ड पर जाता है जहां उसकी प्रेमिका की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी, इस्लाम और जिहाद के पहलुओं पर रैप से प्रश्न पूछता है। लीबिया में उससे आमने सामने मिलने का निमंत्रण प्राप्त करने के बाद रैप अपनी प्रेमिका की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आतंकवादी को मार सके, सेल पर अचानक अमेरिकी विशेष बलों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वह आतंकवादी जिसे वह ढूंढ रहा था घात में मारा जाता है। इसके बाद रैप को अमेरिकी सेना द्वारा घसीटा जाता है। CIA सुविधा में रैप को CIA के उपनिदेशक आयरीन कैनेडी द्वारा एक ब्लैक ऑपरेशन यूनिट में शामिल होने का मौका दिए जाने से पहले 30 दिनों की डीब्रीफिंग से गुजरना पड़ता। इस बीच खुफिया जानकारी से पता चलता है कि हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री एक बंद रूसी परमाणु सुविधा से गायब हो गई है। विचाराधीन सामग्री ईरानी कट्टरपंथियों के पास जा रही है, जो अमेरिका के साथ ईरानी सरकार के परमाणु समझौते से परेशान है। पोलैंड में परमाणु सामग्री की बिक्री की पुष्टि करते समय प्लूटोनियम को एक तीसरे पक्ष द्वारा रोक दिया जाता है, जो भीड़ में गायब होने से पहले विक्रेताओं को खत्म कर देता है। वर्जीनिया में हल्ले समाचार रिपोर्ट देखता है और अपराधी की पहचान एक पूर्व ओरियन ऑपरेटिव के रूप में करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह लड़ाई में मारा गया था और अब कोडनेम घोस्ट से जाना जाता है। हल्ले की टीम को उस खरीदार को रोकने के लिए तुर्की भेजा जाता है जिसके लिए घोस्ट काम कर रहा है। इस्तांबुल में हल्ले की टीम की पहचान हो जाती है और वे ट्रिगर डिवाइस को रोकने में विफल हो जाते हैं। रैप विक्रेता का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक जाता है और उस व्यक्ति को मारने के बाद उसका लैपटॉप वापस ले लेता है। यह जानकारी टीम को रोम ले जाती है, जहां ओरियन के कार्यकर्ता एक परमाणु भौतिक विज्ञानी की पहचान करते हैं, जिसकी परमाणु सामग्री को एक कार्यात्मक परमाणु हथियार में बदलने के लिए जरूरत होती है। रैप एक सहकर्मी अन्निका को ईरान के लिए एक विदेशी एजेंट के रूप में उजागर करता है। वह बताती है कि वह मुख्यधारा के ईरानी गुट के लिए काम कर रही है, जो कट्टरपंथियों को परमाणु सामग्री हासिल करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। हल्ले और एक ईरानी संपर्क के बीच एक बैठक के दौरान घोस्ट उन पर घात लगाता है, संपर्क को मार देता है और हल्ले को पकड़ लेता है। CIA के सुरक्षित घर में अन्निका को 2 मोसाद एजेंटों द्वारा सुरक्षा के तहत ले जाया जा रहा था, जब रैप कार को रोकता है और उसे मुक्त करता है। साथ मिलकर काम करते हुए वे उस भूमिगत मुख्यालय का पता लगाते हैं जिसका उपयोग घोस्ट परमाणु उपकरण बनाने के लिए कर रहा है। सुरंगों में घुसपैठ करने के बाद रैप हल्ले का पता लगाता है और उसे मुक्त करता है। अन्निका को घोस्ट ने पकड़ लिया है और एक बंधक के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए वह रैप को घोस्ट को मारने का मौका देने के लिए खुद को मार देती है। हालांकि घोस्ट परमाणु बम के साथ एक नाव पर भाग जाता है।
हर्ले का अनुमान है कि घोस्ट अमेरिकी नौसेना के छठे बेड़े के खिलाफ एक आत्मघाती हमला करने का इरादा रखता है। रैप घोस्ट की नाव का पीछा करता है। घोस्ट की नाव पर सवार होकर रैप घोस्ट को मार देता है और विस्फोट से जहाज़ों को बचाने के लिए नाव को छठे बेड़े से दूर ले जाने का प्रयास करता है, इससे पहले कि वह परमाणु हथियार को समुद्र में फेंक दे और हर्ले को बचाने के लिए आयरीन द्वारा भेजे गए नौसेना के बचाव हेलीकॉप्टर पर सवार होकर भाग जाए। कुछ सेकंड बाद डिवाइस में विस्फोट हो जाता है, जिससे एक विशाल सिंकहोल और उसके बाद सुनामी पैदा होती है जो छठे बेड़े के जहाज़ों को जलमग्न कर देती है, लेकिन बेड़ा विस्फोट से बच जाता है। विस्फोट के बाद हर्ले अपनी चोटों से उबर रहा है और देखता है कि रैप दुबई में छुट्टियां मना रहा है, जबकि वह समाचार रिपोर्ट देख रहा है जो यह संकेत दे रही है कि परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश करने वाला ईरानी गुट राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा और परमाणु हमले के लिए CIA को दोषी ठहरा रहा है। दुबई में गुट का उम्मीदवार और उसके अनुरक्षक एक लिफ्ट में प्रवेश करते हैं जिसमें रैप पहले से ही मौजूद है। रोजरेबर्ट.com के मैट जोलर-सीच ने फिल्म को 4 में से 2.5 स्टार दिए, मुख्य रूप से फिल्म के बदला लेने के प्रति भ्रमित स्वभाव की आलोचना करते हुए। अमेरिकन असैसिन आपको बताता रहता है कि बदला आत्मा को जहर देता है और आमतौर पर यह एक बुरा विचार है, जबकि मिच और उनके सहयोगियों द्वारा आतंकवादियों को मारने के शानदार दृश्य पेश किए जाते हैं। यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि फिल्म का दिल कहाँ है, और अगर यह शुरू से ही उस आवेग को अपनाती तो यह अधिक ईमानदार होती। 36 इसके अलावा अन्य नकारात्मक समीक्षाएं द टाइम्स के एड पोर्टन जैसे लोगों से आईं, जिन्होंने कहा यह लगभग संभव है कि जिसने कभी जासूसी थ्रिलर नहीं देखी हो उसे अमेरिकन असैसिन में कुछ आनंद मिल सकता है। 37 और सिएटल टाइम्स के सोरेन एंडरसन, जिन्होंने लिखा ओब्रायन रैप के रूप में गंभीर रूप से केंद्रित हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में बहुत अधिक बिजली नहीं है। वह काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन वे मैट डेमन या डैनियल क्रेग नहीं हैं। उनके जासूस आदमी के जूते खाली रह जाते हैं। 38 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने लिखा अमेरिकन असैसिन एक उपयोगी, मेहनती थ्रिलर है जो परिचित को जितना संभव हो उतना दिलचस्प बनाती है। यह दर्शाता है कि अगर आप मूड में हैं तो जेसन बॉर्न लाइट भी बिना बॉर्न के रहने से बेहतर है। 39 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा एनरिक चेडियाक द्वारा शानदार तरीके से शूट की गई अमेरिकन असैसिन अपने आप में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ओब्रायन ने आपको रैप फ्रेंचाइज के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त कटौती की है। 40 सेट्स ने विशेष रूप से शीत युद्ध के दिग्गज के रूप में माइकल कीटन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह एकमात्र अभिनेता थे जिन्होंने भावनात्मक रूप से एकजुट, यादगार चरित्र का निर्माण किया, ऐसी सामग्री के बावजूद जो अक्सर मनोविज्ञान के लिए व्याख्या को गलत करती है। 36 इंडीवायर के जेमी रिगेटी ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि फिल्म एक पूर्वानुमानित स्क्रिप्ट और इसके फॉर्मूले द्वारा अनिवार्य तेज एक्शन और धमाकेदार अभिनय की न्यूनतम मात्रा प्रस्तुत करती है, ओब्रायन के आकर्षण और निर्विवाद रूप से लुभावना अंत के साथ यह संभव है कि दर्शकों ने मिच रैप का अंतिम रूप नहीं देखा है। 41 पुरस्कार डायलन ओब्रायन CIA एजेंट मिच रैप के रूप में, माइकल कीटन CIA एजेंट स्टेन हर्ले पूर्व अमेरिकी नौसेना सील, सना लाथन CIA की उपनिदेशक आयरीन कैनेडी, VAJ एजेंट अनिका के रूप में शिव नेगर, टेलर किटसच रॉनी घोस्ट ओरियन का एक ऑपरेटिव, एक CIA ब्लैक ऑपरेशन यूनिट और एक पूर्व संयुक्त राज्य नौसेना सील, डेविड सुचेत CIA निदेशक स्टेंसफील्ड के रूप में, नवीद नेघबान मंत्री बेहरूज के रूप में, स्कॉट एडकिंस विक्टर के रूप में, अला सफ़ी जावेद, खालिद लैथ शरीफ, मोहम्मद बकरी अशानी, चार्लोट वेगा कैटरीना हार्पर, जोसेफ लॉन्ग जनरल रोस्तानी के रूप में। उत्पादन पूर्व उत्पादन CBS फिल्म्स ने 2008 में फ्लिन की पुस्तक श्रृंखला के अधिकार हासिल कर लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर कंसेंट टू किल को प्रस्तावित श्रृंखला की पहली फिल्म बनाने का इरादा था। 6 कंसेंट टू किल का निर्माण लोरेंजो डी बोनावेंटुरा और निक वेचेसलर द्वारा किया जाना था। पटकथा जोनाथन लेम्किन द्वारा लिखी गई थी। स्टूडियो की पिछली कुछ फिल्मों ने खराब प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें फिल्म के निर्माण में देरी करनी पड़ी। एंटोनी फुकुआ को मूल रूप से निर्देशन के लिए जोड़ा गया था,
7, जिसमें मिच रैप की भूमिका निभाने के लिए जेरार्ड बटलर, कॉलिन फेरेल और मैथ्यू फॉक्स सहित नामों की अफवाह थी। 8, हालांकि प्रीक्वल उपन्यास होने के कारण अमेरिकन असैसिन ने रैप के करियर की शुरुआत में ही शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया। 9, 12 फरवरी 2012 को जेफरी नाचमैनॉफ ने एड्सविक की जगह निर्देशक के रूप में काम किया। 10, उस समय ज्विक मार्शल हर्स्कोविट्स के साथ पटकथा भी लिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2012 में माइक फिंच ने एक और मसौदा लिखा था। 11, मार्च 2016 तक माइकल क्यूस्टा और स्टीफन शिफ के साथ एक और निर्देशक और पटकथा लेखक परिवर्तन हुआ। 12, निर्माण कार्य 30 अप्रैल 2016 तक शुरू होना आवश्यक था, अन्यथा फिल्म के अधिकार विंस फ्लिन एस्टेट को वापस कर दिए जाते। ढलाई 10 अक्टूबर 2012 को क्रिस हेम्सवर्थ को मुख्य भूमिका मिच रैप की भूमिका निभाने के लिए $10 मिलियन की पेशकश की गई थी। 11, हालांकि एक महीने बाद यह पता चला कि हेम्सवर्थ ने शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण भूमिका को ठुकरा दिया था। 13, 10 मई 2016 को महीनों तक प्रयास के बाद 14, डायलन ओब्रायन को मुख्य भूमिका में इस विचार के साथ लिया गया कि ओब्रायन का मिच रैप कॉलेज की उम्र का है और उम्मीद है कि जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी अभिनेता का विकास होगा। 15, सितंबर 2012 में ब्रूस विलिस से स्टैन हर्ले की भूमिका निभाने के लिए बातचीत चल रही थी। 16, लेकिन 9 मार्च 2016 को माइकल कीटन को रैप के गुरु के रूप में चुना गया। 12, टेलर किट्सच 18 अगस्त 2016 को खलनायक ऑपरेटिव के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 17, 7 सितंबर 2016 को शिवा नेगर और सना लाथन कलाकारों में शामिल हुए। नेगर ने रैप और हर्ले के साथ मिलकर काम करने वाले एक एजेंट की अहम भूमिका निभाई। 18, और लाथन ने CIA के डिप्टी डायरेक्टर इरीन कैनेडी की भूमिका निभाई, जो फ्लिन के उपन्यासों में वही है जो जेम्स बॉन्ड के लिए एम है। किताबों में कैनेडी श्वेत है, लेकिन लाथन ने बड़ी संख्या में अभिनेत्रियों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में काम के लिए परीक्षण किया जो भूमिका में विकसित हो सकती है, क्योंकि उसका चरित्र स्ट्राइक टीमों को चलाने से लेकर सत्ता की ऊंचाइयों तक बढ़ता है। 19, फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी सितंबर और दिसंबर 2016 के बीच लंदन, रोम और फुकेट में हुई। 20, 21, वेलेटा, 22, बैरी, वेल्स और बर्मिंघम में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ। 23, 24, 25, 26, मुक्त करना 20 मार्च 2017 को फिल्म की रिलीज की तारीख 15 सितंबर 2017 तय की गई थी। 27, विपणन मिच रैप के रूप में डायलन ओब्रायन की पहली तस्वीर 12 सितंबर 2016 को जारी की गई थी। 26, 2 नवंबर 2016 को कलाकारों की प्रोडक्शन तस्वीरें प्रकाशित की गईं। 28, मार्च 2017 में सिनेमाकॉन में लायंसगेट पैनल में प्रदर्शकों को पहला ट्रेलर दिखाया गया था। 29, पहला पोस्टर और टीजर ट्रेलर अप्रैल 2017 में ऑनलाइन जारी किया गया था। 20 जून को रेड बैंड का ट्रेलर जारी किया गया था। 30, स्वागत बॉक्स ऑफिस अमेरिकन असैसिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $36.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $30.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $67.2 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $33 मिलियन था। 3, उत्तरी अमेरिका में फिल्म को मदर के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,154 सिनेमाघरों से 12-14 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 31, इसने 2,400 सिनेमाघरों में गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $9,15,000 और अपने शुरुआती दिन $5.8 मिलियन कमाए। इसने $14.8 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही, होल्ड ओवर इट के पीछे। 32, अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $6.3 मिलियन कमाए, जो चौथे स्थान पर आ गई। 33, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 183 आलोचकों की 34% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, अमेरिकन असैसिन कुछ आसान लक्ष्यों को हिट करता है, लेकिन अपने पात्रों को वास्तव में जीवंत करने के लिए पर्याप्त शैली या बुद्धि के बिना, या अधिक आकर्षक जासूसी थ्रिलर के भीड़ भरे क्षेत्र में अलग दिखने के लिए। 34,
मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 30 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 45 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 35 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि कॉमस्कोर ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 67% समग्र सकारात्मक और 43% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 32 स्टीफन शिफ एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्माता और पत्रकार हैं। उन्हें द न्यू यॉर्कर और वैनिटी फेयर में उनके काम, लोलिता, ट्रू क्राइम और वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स के लिए उनकी पटकथाओं और FX टेलीविजन श्रृंखला द अमेरिकन्स में एक लेखक और निर्माता के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। शिफ लिटिलटन, कोलोराडो में पले-बढ़े। 1 उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 2 आजीविका। शिफ ने अपने लेखन करियर की शुरुआत द बोस्टन फीनिक्स से की, जहां वे मुख्य फिल्म समीक्षक और फिल्म संपादक बने, डेविड डेनबी के बाद। 3 और उन्होंने ओवेन ग्लीबरमैन और डेविड एडेलस्टीन जैसे आलोचकों को काम पर रखा और प्रशिक्षित किया। 1983 में वे आलोचना में पुलित्जर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट थे। 4-5 उस वर्ष बाद में उन्हें वैनिटी फेयर का क्रिटिकेट लार्ज नामित किया गया, एक पद जो उन्होंने 1992 तक संभाला, जब वे द न्यू यॉर्कर में एक स्टाफ लेखक बन गए। सांस्कृतिक प्रोफाइल में विशेषज्ञता रखते थे, जिनमें से कई उनके शीर्षक सांस्कृतिक खोज के तहत दिखाई दिए। 6 उनके विषयों में स्टीवन स्पीलबर्ग, V.S. नायपॉल, स्टीफन सोंडाइम, ओलिवर स्टोन, म्यूरियल स्पार्क और एडवर्ड गोरे शामिल थे। 7 1987 से 1996 तक शिफ नेशनल पब्लिक रेडियो के फ्रेश एयर के फिल्म समीक्षक भी थे। 8 उन्होंने नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के अध्यक्ष के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए। 9-10 और CBS टीवी के प्राइम टाइम न्यूज मैगजीन वेस्ट 57वें पर एक संवाददाता के रूप में 2 सीजन बिताए, जिनके अन्य संवाददाताओं में स्टीव क्रॉफ्ट और मेरेडिथ विएरा शामिल थे। उद्धरण आवश्यक। 1995 में शिफ को व्लादिमीर नाबोकोव के उपन्यास लोलिता का स्क्रीन प्ले रूपांतरण लिखने के लिए कहा गया था, जो कि संभावित फिल्म के तत्कालीन निर्माता रिचर्ड ज़ैनक द्वारा लिखा गया था। यह शिफ की पहली पटकथा थी और इस पर बनी विवादास्पद फिल्म, जिसे एड्रियन लिन ने निर्देशित किया था, 1998 में रिलीज हुई थी। 11 न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी समीक्षा में आलोचक कैरिन जेम्स ने स्टीफन शिफ की विवेकशील, वफादार पटकथा को नाबोकोव की बुद्धि के साथ साथ उनके गीतात्मकता के प्रति संवेदनशील कहा। 12 शिफ एक पूर्णकालिक पटकथा लेखक बन गए। 13 उन्होंने 2003 में द न्यू यॉर्कर छोड़ दिया। उनकी बाद की फिल्मों में द डीप एंड ऑफ द ओशन 1999 शामिल है, जिसमें मिशेल फिफर ने अभिनय किया। 14 ट्रू क्राइम 1999 क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित और अभिनीत। वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स 2010 ओलिवर स्टोन की 1987 की फिल्म वॉल स्ट्रीट का सीक्वल। 15 और अमेरिकन असैसिन 2017। 16 2013 में शिफ FX टेलीविजन श्रृंखला द अमेरिकन्स के लेखक और सलाहकार निर्माता बन गए। 17 जिसमें केरी रसेल और मैथ्यू राइस ने अभिनय किया। उन्होंने शो के बाकी 6 सीजन के लिए काम करना जारी रखा और इसके आखिरी 2 सीजन के लिए लेखक कार्यकारी निर्माता के पद पर पहुंच गए। 18 शिफ के एपिसोड द मैजिक ऑफ डेविड कॉपरफील्ड वी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपियर्स सीजन 4 एपिसोड 8 को न्यूयॉर्क पत्रिका द्वारा पूरी श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ एपिसोड नामित किया गया था। 19 द अमेरिकन्स पर अपने काम के लिए शिफ ने एक गोल्डन ग्लोब, 20 पीबॉडी अवार्ड, 21 2 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड, अमेरिका की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड जीता। उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन और 2 अतिरिक्त राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड नामांकन भी मिले। 22-23 शो में शिफ के कार्यकाल के दौरान द अमेरिकन्स को 72 प्रमुख पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें से 23 में उन्होंने जीत हासिल की। 2011 से 2016 तक वह चरम खेल वृत्तचित्र श्रृंखला अल्टीमेट रश के लेखक और कार्यकारी निर्माता भी थे। 24 शिफ ने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ईस्ट की गवर्निंग काउंसिल में 4 कार्यकाल पूरे किए।
उन्होंने राइटर्स गिल्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और 2 बार ईस्ट की वार्ता समिति का नेतृत्व किया। 2002 में उन्हें गिल्ड का रिचर्ड बी. जैब्लो पुरस्कार दिया गया। 25 2005 से उन्होंने सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ मिथ एंड ट्रेडिशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जो परबोला पत्रिका प्रकाशित करता है। वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अम्पास, एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और पेन अमेरिका के सदस्य हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ऐतिहासिक विद्वतापूर्ण संकलन ए न्यू लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में नाबोकोव की लोलिता पर आलोचनात्मक निबंध का योगदान दिया, जो सितंबर 2009 में प्रकाशित हुआ। 26 दिसंबर 2009 में हेनरी होल्ट एंड कंपनी ने घोषणा की कि वह नॉर्मन मेलर की शिफ की आगामी जीवनी प्रकाशित करेगी। 27 नवंबर 2018 में शिफ को लुकासफिल्म द्वारा एंडर टीवी सीरीज के लिए शोरनर के रूप में काम पर रखा गया था। उन्होंने फरवरी 2020 में पद छोड़ दिया और अप्रैल 2020 में टोनी गिलरॉय ने उनकी जगह शोरनर के रूप में काम किया। शिफ सीरीज से जुड़े रहे और पहले सीजन के 7वें एपिसोड घोषणा को लिखा। शिफ शोटाइम टीवी सीरीज सुपर पम्प्ड के कार्यकारी निर्माता और लेखक थे। यह शो फरवरी 2022 में शुरू हुआ। 28 फिल्मोग्राफी लोलिता 1997 जन्म 8 जुलाई 1963 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविज़न निर्देशक हैं जो अपनी स्वतंत्र फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से 2001 की फिल्म लाई के सहलेखन और निर्देशन के लिए। उन्होंने 6 फीट अंडर, डेक्सटर, ब्लू ब्लर्स और होमलैंड सहित टेलीविज़न श्रृंखला का निर्देशन और निर्माण किया है। जीवन और कैरियर क्यूस्टा का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1985 में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फोटोग्राफी में BFA प्राप्त किया। क्यूस्टा ने स्टीफन राइडर और गेराल्ड क्यूस्टा के साथ 2001 की स्वतंत्र फिल्म लाई का सहलेखन और निर्देशन किया, जिसमें पॉल डानो, ब्रायन कॉक्स, बिली के और ब्रूस ऑल्टमैन ने अभिनय किया था। लाई को संडांस फिल्म फेस्टिवल में आलोचकों की प्रशंसा और 2 इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिले। उनकी फिल्म लाई ने उन्हें HBO की मूल श्रृंखला 6 फीट अंडर के लिए एक नियमित निर्देशक बना दिया, जो 2001 से 2005 तक प्रसारित हुई। कार्यकारी निर्माता एलन पॉल के अनुसार दूसरे सीजन के दौरान हमने चौथे एपिसोड के लिए एक निर्देशक को काम पर रखा था, लेकिन प्री-प्रोडक्शन शुरू होने से 1 हफ्ते पहले ही वह बाहर हो गया। एलन बॉल और मैं चिंतित थे, लेकिन उस रात हम लाई देखने गए और यह एक रहस्योद्घाटन था। अगली सुबह हमने माइकल को बुक कर लिया। वह शो के लिए एकदम सही फिट है। माइकल क्यूस्टा 2002 के 6 फीट अंडर सीजन के दौरान एक नियमित निर्देशक बन गए और चौथे सीजन के प्रीमियर फॉलिंग इनटू प्लेस सहित सीरीज के 5 एपिसोड का निर्देशन किया। 6 फीट अंडर और लाई के अलावा क्यूस्टा ने फिल्म 12 एंड होल्डिंग का भी निर्देशन किया है, जिसका प्रीमियर 2005 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 2006 में IFC फिल्म्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। अन्य परियोजनाओं में उपन्यास द मिरेकल लाइफ ऑफ एडगर मिंट का रूपांतरण शामिल है। 2006 में क्यूस्टा ने शोटाइम सीरीज डेक्सटर के पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। इस शो में उन्हें पूर्व 6 फीट अंडर स्टार माइकल सी. हॉल के साथ मुख्य भूमिका डेक्सटर मॉर्गन में फिर से साथ लाया गया। क्यूस्टा पहले सीजन के लिए प्रोडक्शन स्टाफ में शामिल हुए और सीजन के समापन सहित आगे के एपिसोड का निर्देशन भी किया। उन्होंने पहले सीजन के अंत में क्रू छोड़ दिया। उन्होंने HBO श्रृंखला ट्रू ब्लड के दूसरे सीजन के अंतिम एपिसोड का भी निर्देशन किया, जिसका निर्माण और कार्यकारी निर्माण एलन बॉल ने किया था, जो 6 फीट अंडर के निर्माता और शोरनर थे। क्यूस्टा ने 2007 से 2008 सीजन के लिए प्रस्तावित ज़ॉम्बी के बारे में एक CBS टेलीविजन सीरीज बेबीलोन फील्ड्स का कार्यकारी निर्माण किया होगा। शो को नहीं चुना गया। 2013 में NBC ने बेबीलोन फील्ड्स के अधिकार खरीदे। 2 माइकल क्यूस्टा को पिछले पायलट से परिचित होने के कारण निर्देशक के रूप में चुना। 2014 में एक पायलट फिल्माया गया था, लेकिन शो को नहीं चुना गया। क्यूस्टा ने 2010 में CBS ड्रामा ब्लू ब्लर्स के लिए पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 3 यह श्रृंखला रॉबिन ग्रीन और मिशेल बर्गेस द्वारा बनाई गई थी और न्यूयॉर्क पुलिस अधिकारियों के एक परिवार पर केंद्रित है। वह पहले सीजन चाइनाटाउन के 8वें एपिसोड का निर्देशन करने के लिए लौटे। 4
होमलैंड के पायलट एपिसोड के निर्देशन के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5. 2011 में उन्होंने रॉन एल्डर्ड अभिनीत फिल्म रोडी का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो ब्लू ऑयस्टर कल्ट के साथ 20 साल की यात्रा के बाद क्वींस, एनवाई में अपने घर लौटता है। अपने भाई गेराल्ड क्यूस्टा के साथ सलिखित और जिल हेनेसी, बॉबी कैनवले, लोइस स्मिथ और डेविड मार्गुलीज द्वारा सहायक भूमिकाओं वाली इस फिल्म को 2011 में स्टोनी ब्रुक फिल्म फेस्टिवल, वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे 6 जनवरी 2012 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। 6 फरवरी 2013 में क्यूस्टा को 2014 की रिलीज डेट के लिए किल द मैसेंजर फिल्म का निर्देशन करने के लिए स्थापित किया गया था। जेरेमी रेनर इस फिल्म का नेतृत्व करेंगे। अटलांटा में 2013 की गर्मियों में फिल्मांकन शुरू हुआ। 7 जनवरी 2015 में उन्हें फॉक्स टेलीविजन स्टूडियो ड्रामा हॉरर सीरीज फ्रैंकस्टीन के पायलट एपिसोड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया। 8 जो मैरी शेली के उपन्यास फ्रैंकस्टीन पर आधारित है। 9 फिल्मोग्राफी पतली परत, झूठ 2001, 12 और होल्डिंग 2005, टेलटेल 2009, रोडी 2011, किल द मैसेंजर 2014, अमेरिकी हत्यारा 2017। एडवर्ड एम ज्विक जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट 1986 से अपनी फिल्मी शुरुआत की। उसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 में काम किया। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल हैं। उन्होंने निर्माता के तौर पर शेक्सपियर इन लव 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। वह 1987 से 1991 तक एबीसी पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनॉइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1974 में हार्वर्ड से एबी प्राप्त किया और एएफआई कंजर्वेटरी में भाग लिया। 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। एक ही उपनाम और पेशे को साझा करने के बावजूद एडवर्ड साथी निर्देशक जोएल ज्विक से संबंधित नहीं है। 1982 से उनकी शादी अभिनेत्री लिबर्टी गॉर्शॉल से हुई है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4 आजीविका। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल हैं। मार्शल हर्स्कोविट्ज के साथ ज्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं। फ्रैंक कैप्रा की इट्स ए वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित। इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी उल्लेखनीय फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज्विक के काम ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए उसी श्रेणी में नामांकित भी किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स, माई 40 समथिंग ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। 5 फिल्मोग्राफी पतली परत। मार्शल श्रेबर हर्स्कोविट्ज जन्म 23 फरवरी 1952,
एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं और वर्तमान में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष एमेरिटस हैं। उनकी प्रस्तुतियों में ट्रैफिक, द लास्ट समुराई, ब्लड डायमंड और आई एम सैम शामिल हैं। हर्स्कोविट्ज ने 2 फीचर फिल्में जैक द बियर और डेंजरस ब्यूटी निर्देशित की हैं। हर्स्कोविट्ज टेलीविजन शो 30 समथिंग, माई सो कॉल्ड लाइफ और वंस एंड अगेन के निर्माता और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने तीनों सीरीज के कई एपिसोड लिखे और निर्देशित भी किए। जीवन और कैरियर। हर्स्कोविट्ज का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में फ्रीडा, नी श्रेबर और अलेक्जेंडर हर्स्कोविट्ज के बेटे के रूप में हुआ था। 1. उनका परिवार यहूदी है। 2. उनका विवाह 1981 से 1993 तक पटकथा लेखिका सुजैन शिलिडे से हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं। हर्स्कोविट्ज ने 2015 में लैंड्री मेजर से विवाह किया। हर्स्कोविट्ज लंबे समय से फिल्म उद्योग के सबसे सक्रिय और भावुक पर्यावरणविदों में से एक रहे हैं। 3. वह द क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के सलाहकार बोर्ड में काम करते हैं, जो एक जमीनी स्तर का वकालत समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घरेलू मोर्चे के पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय आर्थिक लामबंदी का आह्वान करता है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन है। 4. पुरस्कार। 30 समथिंग ने कई प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, जिसमें 1988 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है। उस वर्ष इसने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी जीता, जिसके एक एपिसोड को हर्स्कोविट्ज ने पॉल हेगिस के साथ मिलकर लिखा था। शो को उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी मिला। हर्स्कोविट्ज को सीरीज में उनके काम के लिए राइटर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था। ट्रैफिक को 2001 में 73वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। वंस एंड अगेन को 1999 के गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। फिल्मोग्राफी। डायलन रोड्स ओब्रायन, जन्म 26 अगस्त 1991, 2, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एमटीवी सुपरनैचुरल सीरीज टीन वुल्फ 2011 से 2017 में स्टाइल स्टिलिंस्की के रूप में थी। उन्होंने साइंस फिक्शन मेज रनर ट्रिलॉजी 2014 से 2018 में अपनी मुख्य भूमिका के लिए और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके कारण उन्हें और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ओब्रायन ने आपदा फिल्म डीपवाटर होराइजन 2016 में डीपवाटर होराइजन विस्फोट से बचे कैलेब होलोवे की भूमिका निभाई। एक्शन थ्रिलर अमेरिकन असैसिन 2017 में काल्पनिक आतंकवाद विरोधी मिच रैप की भूमिका निभाई और ट्रांसफॉर्मर्स किस्त बम्बलबी 2018 में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। उन्होंने एडवेंचर फिल्म लव एंड मॉन्स्टर्स 2020 में मुख्य भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन। ओब्रायन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे लिसा नी रोड्स के बेटे हैं, जो एक पूर्व अभिनेत्री थीं, जिन्होंने एक एक्टिंग स्कूल चलाया था, और पैट्रिक ओब्रायन एक कैमरा ऑपरेटर थे। 3-4 वे स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप, न्यू जर्सी में 12 साल की उम्र तक पले बढ़े, जब वे और उनका परिवार कैलिफोर्निया के हर्मोसा बीच चले गए। 5-6-7 वह आयरिश, इतालवी, अंग्रेजी और स्पेनिश मूल के हैं। 8 2009 में मीरा कोस्टा हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने खेल प्रसारण को आगे बढ़ाने और संभवतः न्यूयॉर्क मेट्स के लिए काम करने पर विचार किया। 9 14 साल की उम्र में ओब्रायन ने अपने यूट्यूब चैनल पर मूल वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। अपने वरिष्ठ हाई स्कूल वर्ष में एक स्थानीय निर्माता और निर्देशक ने उन्हें एक वेब सीरीज के लिए काम करने के बारे में संपर्क किया। 4 सीरीज पर काम करते समय ओब्रायन की मुलाकात एक अभिनेता से हुई जिसने उन्हें एक प्रबंधक से जोड़ा। ओब्रायन ने बाद में अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए सिरैक्यूज विश्वविद्यालय 10 में एक खेल प्रसारण प्रमुख के रूप में भाग लेने की अपनी योजना बदल दी। 11 आजीविका। अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले ओब्रायन ने कई लघु कॉमेडी फिल्मों का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिन्हें उन्होंने अपने निजी यूट्यूब चैनल मूवीकिड 826 के माध्यम से रिलीज किया। 12 वह स्वतंत्र रॉक बैंड स्लो किड्स 8 प्ले के ड्रमर भी थे। 13 ओब्रायन को अभिनय में तब सफलता मिली जब उन्हें एमटीवी के टीन वुल्फ में मुख्य भूमिका मिली, जो 1985 की फिल्म पर आधारित एक श्रृंखला थी।
उन्हें स्कॉट की भूमिका निभानी थी, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह स्टाइल्स के हिस्से के लिए ऑडिशन देना चाहते थे। 4 ऑडिशन के बाद उन्हें कास्ट किया गया, 4, और उन्होंने 2010 में भूमिका निभानी शुरू की। 2011 में ओब्रायन को पूरी तरह से सुधारित स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म हाई रोड में दर्शकों के सामने पेश किया गया। अगले वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी द फर्स्ट टाइम में अभिनय किया। 2013 में टीन वुल्फ से ब्रेक के दौरान उन्होंने कॉमेडी फिल्म द इंटर्नशिप में सह-अभिनय किया और उस गर्मियों में द मेज रनर 2014 फिल्माया 16, जिसमें उन्होंने थॉमस की मुख्य भूमिका निभाई। याहू मूवीज ने उन्हें 2014 में देखने के लिए 15 ब्रेकआउट स्टार्स में से एक के रूप में नामित किया। 17 उन्होंने 18 सितंबर 2015 को रिलीज हुई मेज रनर द स्कॉच ट्रायल्स में थॉमस की भूमिका को दोहराया। 18 मार्च 2016 में ओब्रायन मेज रनर द डेथ क्योर के लिए एक स्टंट फिल्माने के दौरान सेट पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह एक चलती गाड़ी के ऊपर हार्नेस में थे जब उन्हें अप्रत्याशित रूप से वाहन से खींच लिया गया और दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी चोटों में चेहरे के फ्रैक्चर, कंस्यूशन और मस्तिष्क आघात शामिल थे। 19-20 बाद में उन्होंने कहा कि दुर्घटना में उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा ज्यादातर टूट गया। उन्होंने चेहरे की पुनर्निर्माण सर्जरी करवाई। 21 महीनों की रिकवरी के बाद उन्होंने अंततः अन्य प्रोजेक्ट्स का फिल्मांकन शुरू किया और मार्च 2017 में द डेथ क्योर सेट पर उनकी वापसी ने उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह से वापसी को चिन्हित किया। 22 फिल्म का प्रीमियर 26 जनवरी 2018 को हुआ। 22-23-24 2016 में वह 2010 के डीपवाटर होराइजन विस्फोट पर आधारित आपदा थ्रिलर ड्रामा डीपवाटर होराइजन में दिखाई दिए। उन्होंने 2017 की अमेरिकन असैसिन में अभिनय किया, जो एक एक्शन थ्रिलर थी जहां उन्होंने शीर्षक चरित्र मिच रैप की भूमिका निभाई। 25-26 और 2018 में ट्रांसफॉर्मर्स स्पिन फिल्म बम्बलबी में सीजीआई शीर्षक चरित्र को आवाज दी। 27 2019 में उन्होंने कॉमेडी साइंस फाई एंथोलॉजी सीरीज वियर्ड सिटी में अतिथि भूमिका निभाई। 28 2020 में उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर फ्लैशबैक 2018 में फिल्माया गया। 29 और पोस्ट एपोकैलिक रोड ट्रिप फिल्म लव एंड मॉन्स्टर्स में अभिनय किया। 30 फरवरी 2021 में उन्हें द आउटफिट में कास्ट किया गया। 31 जिसके लिए फिल्मांकन अप्रैल 2021 में समाप्त हुआ। 32 अगस्त 2021 में उन्हें नॉट ओके में कास्ट किया गया। 33 जिसके लिए फिल्मांकन सितंबर 2021 में समाप्त हुआ। इसके अलावा अगस्त में उन्हें कैडो लेक में कास्ट किया गया, जिसे मूल रूप से डिस्कसिंग फिल्म 34 द्वारा रिपोर्ट किया गया था और बाद में अक्टूबर 2021 में डेडलाइन हॉलीवुड द्वारा पुष्टि की गई थी। 35 अक्टूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि वह कर्ब योर एंथुसियाज्म के सीजन 11 में अतिथि कलाकार होंगे। 36 12 नवंबर 2021 को ओब्रायन ने टेलर स्विफ्ट की लघु फिल्म ऑल टू वेल में सैडी सिंह के साथ अभिनय किया। 37-38 फिल्मोग्राफी विंसेंट जोसेफ फ्लिन 6 अप्रैल 1966 19 जून 2013 एक अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर उपन्यासों के लेखक थे जिनमें काल्पनिक हत्यारे मिच रैप की भूमिका थी। वह टेलीविजन सीरीज 24 के 5वें सीजन के लिए कहानी सलाहकार थे। 19 जून 2013 को प्रोस्टेट कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 2 जीवनी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा फ्लिन टेरी और कैथलीन फ्लिन से पैदा हुए 7 बच्चों में से एक थे। 3 और सेंट थॉमस अकादमी 1984 और सेंट थॉमस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए 1989 के साथ स्नातक थे। कैरियर का आरंभ स्नातक होने के बाद फ्लिन क्राफ्ट फूड्स में अकाउंट और सेल्स मार्केटिंग विशेषज्ञ के रूप में काम करने चले गए। 1991 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के साथ एविएटर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए क्राफ्ट छोड़ दिया। ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल जाने से एक हफ्ते पहले उन्हें मरीन एविएशन प्रोग्राम से मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 4 डिस्लेक्सिया की कठिनाइयों पर काबू पाने के प्रयास में फ्लिन ने खुद को दैनिक लेखन और पढ़ने की दिनचर्या में शामिल कर लिया। उनके लेखन प्रभावों में लियोन उरिस, टॉम क्लैंसी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉन इरविंग, रॉबर्ट लुलम, जे.आर.आर. टोल्किन और गोर विडाल शामिल थे। 4 लेखन और मीडिया कैरियर
फ्लिन की फिक्शन में नई नई दिलचस्पी ने उन्हें अपने खुद के उपन्यास पर काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सेंट पॉल क्षेत्र में बारटेंडर के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक टर्म लिमिट्स पूरी की, जिसे उन्होंने स्वयं प्रकाशित किया। 5 पुस्तक के बारे में फ्लिन ने कहा, एने मार्टिनेल ग्रॉस द्वारा लिखित द गवर्नमेंट रैकेट, वाशिंगटन वेस्ट फ्रॉम ए टू जेड को पढ़ना अभी समाप्त किया था। यह निस्संदेह राजनीति के बारे में सबसे निराशाजनक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो मैंने कभी पढ़ी है। एक दिन जॉगिंग कर रहा था और सोच रहा था कि वाशिंगटन को वास्तव में बदलने के लिए क्या करना होगा, जब मेरा ध्यान एक ऐसे दोस्त पर गया जिसकी कई गर्मियों पहले वाशिंगटन डीसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जैसे जैसे मैं दौड़ता रहा, एक कहानी सामने आने लगी। उद्धरण की आवश्यकता। पॉकेट बुक्स ने 1998 में टर्म लिमिट्स का हार्डकोर संस्करण और 1999 में एक मास मार्केट पेपरबैक प्रकाशित किया, जो कई सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में रहा। फ्लिन के 1999 के उपन्यास ट्रांसफर ऑफ पावर, उनके 2000 के उपन्यास द थर्ड ऑप्शन और उनके 2001 के उपन्यास सेपरेशन ऑफ पावर सहित बाद की रचनाएं भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में दिखाई दीं, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर 7वें नंबर पर पहुंच गया। उद्धरण वांछित। फ्लिन का 5वां उपन्यास एग्जीक्यूटिव पावर 2003 में एट्रिया बुक्स द्वारा हार्डकोर में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उनका 6ठा उपन्यास मेमोरियल डे 2004 में, उनका 7वां कंसेंट टू किल 2005 में, उनका 8वां एक्ट ऑफ ट्रेसन 2006 में, उनका 9वां प्रोटेक्ट एंड डिफेंड 2007 में और उनका 10वां एक्सट्रीम मेज़र्स 2008 में प्रकाशित हुआ। टर्म लिमिट्स को छोड़कर उनकी किताबें आतंकवाद विरोधी एजेंट मिच रैप के इर्दगिर्द केंद्रित थीं। फ्लिन ने एट्रिया बुक्स के लिए 6 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिखे और 4 और के लिए अनुबंध किया। उन्हें याद है कि उन्होंने सबसे असहज रास्ता अपनाने का फैसला किया था, एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट लीजिंग एजेंट के रूप में एक आशाजनक कैरियर को जारी रखना, या एक बड़ा जोखिम लेना और एक लेखक के रूप में एक नया करियर शुरू करना। अब पीछे देखता हूँ और मैं अपने फैसले से खुश नहीं हो सकता, लेकिन मुझे याद है कि उस समय बहुत से लोगों ने सोचा था कि मैं पागल हूँ। 6 फरवरी 2008 में फ्लिन ने सीबीएस कॉरपोरेशन इकाइयों सीबीएस फिल्म्स और साइमन एंड शूस्टर एट्रिया बुक्स के साथ फिल्म और पुस्तक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की। लोरेंजो डी बोनावेंटुरा मिच रैप फिल्मों का निर्माण करने के लिए बातचीत कर रहे थे। पहली फिल्म अमेरिकन असैसिन 2017 में रिलीज हुई थी। एट्रिया बुक्स को फ्लिन की 4 पुस्तकों के विश्वव्यापी अधिकार मिले। 7 अगस्त 2010 में फ्लिन ने एक नई श्रृंखला के लिए 2 पुस्तक सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसे उन्होंने सेवानिवृत्त सेना लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रायन हैएग के साथ सहलिखा होगा। 8 वह फॉक्स न्यूज चैनल पर द ग्लेन बेक रेडियो कार्यक्रम और ट्विन सिटीज स्टेशन KFAN पर डैन बैरेरो के रेडियो कार्यक्रम में अक्सर अतिथि थे। व्यक्तिगत जीवन। फ्लिन अपनी पत्नी लिसा और अपने 3 बच्चों के साथ ट्विन सिटीज, मिनियापोलिस सेंट पॉल क्षेत्र में रहते थे। 3 बीमारी और मृत्यु। 1 फरवरी 2011 को अपने फैन न्यूज़लेटर में फ्लिन ने घोषणा की कि उनका उन्नत स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर के लिए इलाज किया जा रहा था। 19 जून 2013 को 47 वर्ष की आयु में सेंट पॉल में आक्रामक प्रोस्टेट कैंसर के एक दुर्लभ रूप से उनकी मृत्यु हो गई। 10 ग्रंथ सूची। उपन्यास मिच रैप श्रृंखला। मिच रैप एक काल्पनिक अंडरकवर CIA आतंकवाद विरोधी एजेंट है। रैप का मुख्य ध्यान अमेरिका पर आतंकवादी हमलों को विफल करना है और उसे एक आक्रामक ऑपरेटिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य माने जाने वाले उपायों से भी अधिक चरम उपाय करने को तैयार है। प्रक्रियाओं और लालफिताशाही के साथ उसकी निरंतर निराशा श्रृंखला में एक प्रमुख विषय है। 2015 से 2023 तक मिच रैप सीरीज को काइल मिल्स द्वारा जारी रखा गया था। 2024 में कैप्चर या किल के साथ शुरू होने वाली मिच रैप सीरीज को डॉन माइकल जॉन डगलस, जन्म 5 सितंबर 1951, जिन्हें पेशेवर रूप से माइकल कीटन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें अकादमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला है। 2016 में उन्हें फ्रांस में ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का अधिकारी नामित किया गया था। 1 कीटन को नाइट शिफ्ट 1982,
मिस्टर मॉम 1983 और बीटलजूस 1988 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए शुरुआती पहचान मिली। उन्होंने बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 में सुपरहीरो की भूमिका निभाकर व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने क्लीन एंड सोबर 1988, मच अडू अबाउट नथिंग 1993, द पेपर 1994, मल्टीप्लिसिटी 1996, जैकी ब्राउन 1997, जैक फ्रॉस्ट 1998, हर्बी, फुली लोडेड 2005 और द अदर गाइज 2010 में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों कार्स 2006, टॉय स्टोरी 3 2010 और मिनियंस 2015 में आवाज की भूमिकाएं भी निभाईं। एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की बर्डमैन 2014 में वापसी की कोशिश कर रहे एक फीके अभिनेता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाने के बाद कीटन ने अपने करियर में पुनरुत्थान का अनुभव किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उसके बाद से उन्होंने स्पॉटलाइट 2015, द फाउंडर 2016, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 2020 और वर्थ 2021 जैसी जीवनी नाटकों में अभिनय किया है। उन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में गिद्ध का किरदार निभाया, जबकि द फ्लैश 2023 में बैटमैन के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया और बीटलजुइस 2024 में शीर्षक भूमिका निभाई। कीटन ने HBO फिल्म लाइव फ्रॉम बगदाद 2002 में एक पत्रकार की भूमिका निभाई। उन्होंने हुलू लिमिटेड सीरीज डोपेसिक 2021 में एक ड्रग एडिक्टेड डॉक्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। कीटन ने द मेरी जेंटलमैन 2008 और नॉक्स गोज अवे 2023 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन। माइकल जॉन डगलस 7 बच्चों में सबसे छोटे का जन्म पेंसिल्वेनिया के कैनेडी टाउनशिप के ओहियो वैली अस्पताल में 5 सितंबर 2 को हुआ था। 3. उनका पालनपोषण मैकीस रॉक्स 4. कोरापोलिस और रॉबिन्सन टाउनशिप पेंसिल्वेनिया के बीच हुआ था। 5. 6. उनके पिता जॉर्ज ए. डगलस 1905 से 1977 ने एक सिविल इंजीनियर और सर्वेक्षक के रूप में काम किया और उनकी मां लियोना एलिजाबेथ नी लोफ्टस 1909 से 2002 एक गृहिणी थीं और मैकीस रॉक्स से आई थीं। 3. 7. कीटन का पालनपोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ। 8. उन्होंने कहा कि उन्हें कैथोलिक स्कूल जाना और वेदी लड़का होना पसंद था। 9. उनकी मां आयरिश वंश की थीं। 8. 10. 11. जबकि उनके पिता स्कॉच आयरिश, जर्मन और अंग्रेजी वंश के थे और मूल रूप से एक प्रोटेस्टेंट परिवार से थे। 12. 13. 14. कीटन ने पेंसिल्वेनिया के रॉबिन्सन टाउनशिप में मोंटोर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 15. उन्होंने 1969 की कक्षा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 साल तक भाषण का अध्ययन किया, जहां वे नाटकों में दिखाई दिए और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पेंसिल्वेनिया लौट आए। 16. आजीविका 1975 से 1982 प्रारंभिक कार्य। कीटन पहली बार पिट्सबर्ग पब्लिक टेलीविजन कार्यक्रम वेयर द हार्ट इज और मिस्टर रोजर्स नेबरहुड 1975 में टीवी पर दिखाई दिए। मिस्टर रोजर्स के लिए उन्होंने फ्लाइंग जुकेनी ब्रदर्स में से एक की भूमिका निभाई। 17 और पूर्णकालिक उत्पादन सहायक के रूप में काम किया। 18. 2003 में फ्रेड रोजर्स की मृत्यु के बाद कीटन ने एक PBS मेमोरियल श्रद्धांजलि फ्रेड रोजर्स अमेरिका के पसंदीदा पड़ोसी की मेजबानी की। 19. 2018 में उन्होंने PBS के लिए श्रृंखला की 50वीं वर्षगांठ विशेष की मेजबानी की, मिस्टर रोजर्स इट्स यू आई लाई। 20. कीटन ने पिट्सबर्ग थिएटर में एक अभिनेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने पिट्सबर्ग पुअर प्लेयर्स के साथ डेविड रबे की स्टिक्स एंड बोन्स के पिट्सबर्ग प्रीमियर में रिक की भूमिका निभाई। 21. कीटन ने पिट्सबर्ग छोड़ दिया और विभिन्न टीवी भागों के लिए ऑडिशन देने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। वह मॉड और द मैरी टाइलर मूर ओवर सहित विभिन्न लोकप्रिय टीवी शो में नजर आए। उन्होंने सैग नियमों को पूरा करने के लिए एक स्टेज नाम का उपयोग करने का फैसला किया,
क्योंकि पहले से ही एक अभिनेता माइकल डगलस और डेटाइम होस्ट माइक डगलस समान या मिलते-जुलते नामों के साथ मौजूद थे। इस सवाल के जवाब में कि क्या उन्होंने अभिनेत्री डायने कीटन के प्रति आकर्षण के कारण या मूक फिल्म अभिनेता बस्टर कीटन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अपना नया उपनाम चुना, उन्होंने जवाब दिया कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 23-24 कीटन ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि उन्होंने के तहत एक फ़ोन बुक खोजी, कीटन देखा और खोजना बंद करने का फैसला किया। 25-26 कीटन की फिल्मी शुरुआत जोन रिवर्स की फिल्म रैबिट टेस्ट में एक छोटी सी गैरबोलने वाली भूमिका से हुई। 27 उनका अगला बड़ा ब्रेक जिम बेलुशी के साथ शॉर्ट लिव्ड कॉमेडी सीरीज वर्किंग स्टिफ्स में काम करना था, जिसने उनकी हास्य प्रतिभा को प्रदर्शित किया और रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित कॉमेडी नाइट शिफ्ट में सह-अभिनीत भूमिका निभाई। यह तेजतर्रार स्कीमर बिली ब्लेज जॉस्की के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी और कीटन को कुछ आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 1983 से 1988 हास्य प्रधान के रूप में स्टारडम। नाइट शिफ्ट के कारण कीटन 1983 की कॉमेडी हिट मिस्टर मॉम में मुख्य भूमिका में आ गए। कीटन को इस दौरान जॉनी डेंजरसली, गंग हो, द स्क्वीज और द ड्रीम टीम जैसी फिल्मों में कॉमिक लीड के रूप में रखा गया था। हालांकि कीटन ने 1984 की शुरुआत में ही टच एंड गो में एक हॉकी खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए नाटकीय लीड में बदलाव करने की कोशिश की, जिसे 1986 तक रोक दिया गया था। अगले वर्ष वुडी एलन ने कीटन को द पर्पल रोज ऑफ काहिरा में मुख्य भूमिका के लिए लिया, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने के बाद एलन को लगा कि कीटन बहुत आधुनिक है और उन्होंने अंतिम फिल्म में जेफ डेनियल के साथ उनके दृश्यों को फिर से शूट किया, जिससे लोगों की नज़रों में उनके ड्रामा में बदलाव में और देरी हुई। 2-9 जब टच एंड गो अंततः 1986 में रिलीज हुई, तब भी स्टूडियो इस बात को लेकर अनिश्चित था। 1988 कीटन के करियर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था, जहां उन्हें 2 बड़ी अपरंपरागत भूमिकाएं मिलीं, जिसने दर्शकों के सामने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने टिम बर्टन की हॉरर कॉमेडी बीटलजूस में मुख्य किरदार निभाया, जिससे कीटन को व्यापक प्रशंसा मिली और उन्हें हॉलीवुड की ए-लिस्ट में शामिल किया गया। उसी वर्ष उन्होंने ग्लेन गॉर्डन कैरन की क्लीन एंड सोबर में एक ड्रग एडिक्टेड रियल्टर के रूप में एक प्रशंसित नाटकीय प्रदर्शन भी दिया। 1989 से 1999 नाटकीय लीड के रूप में सफलता। कीटन के करियर को एक और बड़ा बढ़ावा तब मिला जब उन्हें फिर से टिम बर्टन ने कास्ट किया, इस बार 1989 की फिल्म बैटमैन के शीर्षक कॉमिक बुक सुपरहीरो के रूप में। 31-32 वार्नर ब्रदर्स को प्रशंसकों द्वारा शिकायत के हजारों पत्र मिले, जिनका मानना था कि कीटन बैटमैन को चित्रित करने के लिए गलत विकल्प थे। 33 हालांकि भूमिका में कीटन के प्रदर्शन ने अंततः आलोचकों और दर्शकों दोनों से व्यापक प्रशंसा अर्जित की। 34 और बैटमैन 1989 की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। 35 लेस डेनियल की संदर्भ पुस्तक बैटमैन द कंप्लीट हिस्ट्री के अनुसार कीटन ने शुरू में माना था कि यह फिल्म एडम वेस्ट अभिनीत 1960 के दशक की टीवी श्रृंखला के समान होगी, लेकिन फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक मिनी सीरीज द डार्क नाइट रिटर्न्स को पढ़ने के बाद उन्होंने बैटमैन के अंधेरे, चिंतनशील पक्ष को समझा, जिसे उन्होंने प्रशंसकों की भरपूर स्वीकृति के साथ चित्रित किया था। 36 कीटन ने बाद में सीक्वल बैटमैन रिटर्न्स 1992 के लिए भूमिका दोहराई, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक और सफलता थी। 37 शुरू में उन्हें तीसरी बैटमैन फिल्म के लिए फिर से भूमिका दोहराने के लिए तैयार किया गया था, यहाँ तक कि पोशाक फिटिंग के लिए भी दिखाया गया था। हालांकि जब बर्टन को फिल्म के निर्देशक के रूप में हटा दिया गया, कीटन पर ए&ई बायोग्राफी एपिसोड के अनुसार पहली बार मना करने के बाद शूमाकर के साथ बैठकों के बाद वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें $15 मिलियन की पेशकश की, लेकिन कीटन ने दृढ़ता से मना कर दिया और उनकी जगह बैटमैन फॉरएवर 1995 में वैल किल्मर को लिया गया। 38 कीटन 1990 के दशक में सक्रिय रहे। उन्होंने कई तरह की फिल्मों में काम किया, जिनमें पैसिफिक हाइट्स, वन गुड कॉप, माई लाइफ और स्टार-स्टडेड शेक्सपियर की कहानी मच अडो अबाउट नथिंग शामिल है। उन्होंने द पेपर और मल्टीप्लिसिटी में अभिनय किया और 2 बार एक ही भूमिका में एल्मो लियोनार्ड के चरित्र एजेंट रे निकोलेट की भूमिका में जैकी ब्राउन और आउट ऑफ साइट फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने पारिवारिक हॉलिडे मूवी जैक फ्रॉस्ट और थ्रिलर डेस्परेट मेज़ बनाई।
कीटन ने 1994 की स्पीचलेस में एक राजनीतिक उम्मीदवार के भाषण लेखक की भूमिका निभाई। 39 2000 से 2014 बाद का कार्य। कीटन 2002 के कान फिल्म महोत्सव में भाग लेते हुए 2000 के दशक की शुरुआत में कीटन कई फिल्मों में मिश्रित सफलता के साथ दिखाई दिए, जिनमें लाइव फ्रॉम बगदाद, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, 40 फर्स्ट डॉटर, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हुए व्हाइट नॉइज और हर्बी फुली लोडेड शामिल हैं। हालांकि उन्हें आलोचकों से अच्छे नोटिस मिलते रहे, विशेष रूप से जैकी ब्राउन के लिए, वे डिज्नी बटा पिक्सर की कार्स 2006 की रिलीज तक बैटमैन की बॉक्स ऑफिस सफलता को फिर से हासिल करने में सक्षम नहीं थे, जिसमें उन्होंने चिक हिक्स की आवाज दी थी, जो मूंछों वाली एक हरे रंग की रेस कार थी, जो अक्सर अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी स्ट्रिपवेयर्स उर्फ द किंग, जिसे रिचर्ड पेटी ने आवाज दी थी, से हारने पर अपना धैर्य खो देता है। इसे 28 सितंबर 2004 को ट्रायम्फ मार्केटिंग एलएलसी द्वारा डीवीडी पर जारी किया गया था। 2006 में उन्होंने गेम 6 में अभिनय किया, जो बोस्टन रेड सॉक्स द्वारा 1986 की विश्व श्रृंखला बोली के बारे में था। उन्होंने टेनियस डी की लघु फिल्म टाइम फिक्सर्स में कैमियो किया था, जो आईट्यून्स एक्सक्लूसिव है। 9 मिनट की यह फिल्म टेनियस डी के साथ द पिक ऑफ डेस्टिनी में रिलीज हुई थी। 41 कथित तौर पर कीटन को लॉस्ट श्रृंखला में जैक शेफर्ड के रूप में लिया गया था, इस समझ के साथ कि जैक की भूमिका एक संक्षिप्त होगी। एक बार जब भूमिका को एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला के नियमित रूप से बदल दिया गया, तो कीटन पीछे हट गए। फिर यह हिस्सा अभिनेता मैथ्यू फॉक्स को दिया गया। 2004 के डलास कॉमिक कॉन में व्हाइट नॉइज का प्रचार करते हुए कीटन ने 2007 की टीवी मिनी सीरीज द कंपनी में अभिनय किया, जो शीत युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसमें उन्होंने वास्तविक जीवन के CIA प्रतिवाद प्रमुख जेम्स जीसस सिंगलटन का किरदार निभाया था। इस भूमिका ने कीटन को 2008 में एक टेलीविजन मूवी या मिनी सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन दिलाया। 43 कीटन ने टॉय स्टोरी 3, 2010 में केन की आवाज दी। फिल्म को काफी सकारात्मक प्रशंसा मिली और इसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल फिल्मों में से एक बन गई। 44 उन्होंने कॉमेडी द अदर गाइज में कैप्टन जीन मॉच का किरदार निभाया। फिल्म के अपने अनुबंध में ब्रेक के लिए बातचीत की थी, हालांकि अंततः ऐसा नहीं हुआ। कीटन ने हालांकि 1991 के स्टेनली कप फाइनल में पिट्सबर्ग पेंगुइन का समर्थन करने के लिए पिट्सबर्ग लौटने के लिए सीक्वल बैटमैन रिटर्न्स के फिल्मांकन से समय निकाल लिया था। कीटन को पेंगुइन के घरेलू प्लेऑफ गेम्स में नियमित रूप से देखा गया है। कीटन अक्सर पिट्सबर्ग स्टीलर्स गेम्स में भी जाते हैं और 2005 AFC चैंपियनशिप गेम के दौरान वे KDK प्रीगेम कवरेज के कैमरा फ्रेम में चले गए, जिससे रिपोर्टर जॉन स्टीगरवाल्ड हैरान रह गए। उन्होंने 2013 सीजन के अंतिम महीनों के दौरान पायरेट्स पर एक ESPN ब्लॉग भी लिखा था। 72 1980 के दशक में कीटन ने बिग टिम्बर, मोंटाना के पास एक खेत खरीदा, जहां वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। 73 एक शौकीन मछुआरे के रूप में उन्हें अक्सर टॉम ब्रोकॉ, जैक गिलफोर्ड, थॉमस मैकगुआन और यवोन चॉयनार्ड के साथ आउटडोर चैनल पर समुद्री मछली पकड़ने की श्रृंखला बुकेनियर्स एंड बोन्स में देखा जाता है। 74 राजनीतिक विचार और सक्रियता। कीटन ने 2008 में बराक ओबामा, 75 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन, 76 और 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन का समर्थन किया। 77 2020 के चुनाव के दौरान अपनी राजनीतिक सक्रियता के बावजूद कीटन ने बाद में कहा कि मशहूर हस्तियों को राजनीति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। 75 2019 में वह एक पेटा विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पर्यटकों से जानवरों का शोषण करने वाले ऑपरेशनों में न जाने के लिए कहा, जैसे कि सड़क किनारे के चिड़ियाघर जो कभी-कभी जंगली जानवरों के साथ सेल्फी लेने का अवसर प्रदान करते हैं। 78 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1978 खरगोश परीक्षण नाविक। एक अलग दृष्टिकोण फिल्म निर्माता लघु फिल्म। 1982 रात की पाली बिल ब्लेज़ोव्स्की। 1983 श्री माँ जैक बटलर।
1984 जॉनी डेंजरसली जॉनी केली बटा जॉनी डेंजरसली। 1986 गंगहो हंट स्टीवेंसन। छुओ और जाओ बॉबी बारबाटो। लैथन और एप्स को जीना प्रिंस बायथवुड की लव एंड बास्केटबॉल में फिर से स्क्रीन पर साथ देखा गया, इस बार एक ऐसे जोड़े के रूप में जो बास्केटबॉल के प्रति उतने ही भावुक हैं जितने कि एक दूसरे के प्रति। 9 उनके प्रदर्शन ने लैथन को मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए 2001 नाक इमेज अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन और एक बेट अवार्ड दिलाया। 2000 में वह टेरी गार और जुलियाना मार्गुलीज के साथ द वेजाइना मोनोलॉग्स के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में दिखाई दी। 10 2001 में लेथन ने बहुसांस्कृतिक कॉमेडी फिल्म कैटफिश इन ब्लैक बीन सॉस में अपने काम के लिए प्रशंसा अर्जित की। 11 इसके बाद टेरी मैकमिलन के एक उपन्यास पर आधारित प्रिंस बायथवुड के साथ उनका दूसरा सहयोग डिसअपीयरिंग एक्ट्स था। 12 HBO फिल्म में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी गायक गीतकार की भूमिका निभाई जो एक बड़ी के प्यार में थी, जिसका किरदार उनके ब्लेड के सहकलाकार वेस्ली स्नेप्स ने निभाया था। फिल्म में अपने काम के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एसेंस पुरस्कार अर्जित किया। उस वर्ष उन्हें एबोनी पत्रिका ने अपने 55 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक के रूप में नामित किया था और उन्हें एसेंस पत्रिका और ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा सम्मानित किया गया था। 2002 में लेथन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ब्राउन शुगर में डिग्स, क्वीन लतीफ़ा और मोस डेफ के साथ अभिनय किया। इस फिल्म को नाक इमेज अवार्ड में आउटस्टैंडिंग मोशन पिक्चर के लिए नामांकन भी मिला। 2003 में उन्होंने आउट ऑफ टाइम में डेनजल वॉशिंगटन के साथ सहाभिनय किया। 14 2004 में लेथन ने सीन कॉम्स, ऑड्रा मैकडोनाल्ड और फिलिसिया रशद के साथ ब्रॉडवे पर ए रेजिन इन द सन में अभिनय किया और बेनेथा यंगर की भूमिका के लिए उन्हें फीचर्ड अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्होंने ABC नेटवर्क की 2008 की फिल्म रूपांतरण में भूमिका को दोहराया। 15 2010 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में लेथन। उसी वर्ष उन्हें एलियन बनाम प्रीडेटर में मुख्य भूमिका दी गई। 16 यह एक बड़ी सफलता थी जिसने दुनिया भर में $171 मिलियन से अधिक की कमाई की। 17 इस भूमिका के साथ उन्होंने एक अश्वेत महिला अभिनीत फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का 15 साल का रिकॉर्ड कायम किया, जिसने $38.2 मिलियन की कमाई की। 18 2006 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी समथिंग न्यू में साइमन बेकर के साथ सहाभिनय किया। 19 और टेलीविजन सीरीज निप टक के चौथे सीजन में टेक्सास के एक व्यवसायी लैरी हैगमैन की बहुत छोटी पत्नी मिशेल लैंडो के रूप में। 20 उन्होंने टाइलर पेरी की द फैमिली दैट प्रीज में एंड्रिया की भूमिका निभाई, जिसमें अल्फ्रे वुडार्ड और कैथी बेट्स भी थे, जो 12 सितंबर 2008 को अमेरिका में रिलीज हुई। 21 2009 में लेथन ने मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ ड्रामा वंडरफुल वर्ल्ड में सहाभिनय किया। 22 2009 से 2013 तक उन्होंने द क्लीवलैंड शो में डोना टुब्स के चरित्र को आवाज दी। 23 2011 में लेथन ने स्टीवन सोडरबर्ग थ्रिलर कॉन्टेगियन में मैट डेमन, जूड लॉ, मैरियन कोटिलार्ड, केट विंसलेट, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, ब्रायन क्रैंसटन और लॉरेंस फिशबर्न के साथ सह अभिनय किया। 2011 में उन्होंने फिलिप कैलैंड द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रिपेंटेंस में एंथनी मैकी और फॉरेस्ट व्हिटेकर के साथ अभिनय किया। 24 उन्होंने केल्सी ग्रामर अभिनीत स्टारस की मूल सीरीज बॉस के दूसरे सीजन में सीरीज की नियमित मोना फ्रेडरिक की भूमिका निभाई। 2013 में लाथन ने द बेस्ट मैन के सीक्वल द बेस्ट मैन हॉलिडे में अपनी भूमिका दोहराई। 25 2016 में उन्हें नाउ यू सी मी के सीक्वल के कलाकारों की टुकड़ी में लिया गया, जिसका शीर्षक नाउ यू सी मी 2 था, जो बॉक्सऑफिस पर सफल रही, और साइंस फिक्शन फिल्म अप्रोचिंग द अननोन में। 2017 में वह शॉट्स फायर्ड सीरीज में मुख्य भूमिका में टीवी पर लौटीं और फिल्म अमेरिकन असैसिन में भी दिखाई दी। फिर उन्हें द अफेयर के मुख्य कलाकारों में जोड़ा गया, जो इसके चौथे और 5वें सीजन में दिखाई दीं, और नेटफ्लिक्स फिल्म नेपिली एवर आफ्टर में अभिनय किया। जनवरी 2021 में यह घोषणा की गई कि उन्हें सक्सेशन के सीजन 3 में लिसा आर्थर के रूप में लिया गया था, जो एक उच्च प्रोफाइल, अच्छी तरह से जुड़ी हुई न्यूयॉर्क वकील थी, जिसने उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड दिलाया। 2021 में लेथन ने एंजी थॉमस के उपन्यास ऑन द कम अप के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया। 26
फिल्म का प्रीमियर 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 27 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 गाड़ी चलाना कैरोलिन ब्रॉडी 1998 ब्लेड वेनेसा ब्रुक्स 1999 जिंदगी गुलबहार सना मैककॉय लाथन 1/2 जन्म 19 सितंबर 1971 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वह अभिनेत्री एलेनोर मैककॉय और फिल्म निर्देशक स्टेन लाथन की बेटी हैं। उनके करियर की शुरुआत इन द हाउस, फैमिली मैटर्स, NYPD ब्लू और मोशा शो में दिखाई देने के बाद हुई। बाद में लाथन ने 1998 की सुपरहीरो फिल्म ब्लेड में अभिनय करने के बाद और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके बाद द बेस्ट मैन 1999, लव एंड बास्केटबॉल 2000, डिसअपीयरिंग एक्ट्स 2000 और ब्राउन शुगर 2002 में फिल्म भूमिकाएं की। 2004 में ए रेजिन इन द सन के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में लेथन के प्रदर्शन ने उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए टोनी अवार्ड्स में नामांकन दिलाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म एलियन बनाम प्रीडेटर में एलेक्सा लेक्स वुड्स की भूमिका निभाई। 2008 में उन्हें टायलर पेरी की फिल्म द फैमिली दैट प्रीज में एक प्रमुख भूमिका मिली। लेथन ने 2010 में थिएटर के काम में वापसी की। लंदन के नोवेलो थिएटर में कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के ऑल ब्लैक प्रदर्शन में अभिनय किया। 3 उन्होंने द बेस्ट मैन हॉलिडे 2013 में द बेस्ट मैन के क्रिसमस थीम वाले सीक्वल में रॉबिन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। एक आवाज अभिनेत्री के रूप में 2009 से 2013 तक उन्होंने द क्लीवलैंड शो में डोना टुब्स और सभी समवर्ती और बाद के फैमिली गाय प्रस्तुतियों में, साथ ही हार्ले क्विन पर कैटवुमन की आवाज दी। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म क्रेडिट में आउट ऑफ टाइम 2003, समथिंग न्यू 2006, वंडरफुल वर्ल्ड 2009, कॉन्टेगियन 2011, रिपेंटेंस 2013, द परफेक्ट गाय 2015 और नाउ यू सी मी 2016 शामिल हैं। लेथन ने 2022 में फिल्म ऑन द कम अप के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत भी की। प्रारंभिक जीवन लेथन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां एलेनोर मैककॉय भी एक अभिनेत्री और नर्तकी थीं, जिन्होंने एरथा किट के साथ ब्रॉडवे पर प्रदर्शन किया था। उनके पिता स्टेन लेथन PBS के लिए टेलीविजन में पर्दे के पीछे काम करते थे, साथ ही सैमफोर्ड एंड सन और रसेल सिमंस के डेफ कॉमेडी जैम, बीट स्ट्रीट जैसे शो के निर्माता भी थे। उनके भाई तेंदाजी लेथन एक प्रसिद्ध डीजे हैं। उन्होंने मैनहट्टन सेंटर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल में भी पढ़ाई की। लेथन की किशोरावस्था एक कठिन दौर था। उसने बताया कि वह एक लाजकी बच्ची थी जिसके माता पिता ज्यादा समय तक उसके आसपास नहीं रहते थे। नतीजतन उसे ऐसे रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ित थे। हालांकि उसने आने वाले वर्षों में अपने माता पिता के साथ एक ठोस रिश्ता विकसित किया। 5 उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने येल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और नाटक में मास्टर डिग्री हासिल की। 6 आजीविका येल में अपने प्रशिक्षण के बाद, जहां उन्होंने L.R. गिस्टर के साथ अध्ययन किया और शेक्सपियर के कई नाटकों में अभिनय किया, लेथन ने ऑफ ब्रॉडवे और लॉस एंजल्स के मंच पर प्रशंसा अर्जित की। लॉस एंजल्स को अपना पेशेवर आधार बनाने के लिए अपने पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उन्हें इन द हाउस, फैमिली मैटर्स, NYPD ब्लू और मोएशा जैसे शो के एपिसोड में शुरुआती टेलीविजन भूमिकाएं मिली। 2009 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में वंडरफुल वर्ल्ड के प्रीमियर पर लेथन। 1998 में लेथन ने ब्लेड में वेस्ली स्नेप्स के शीर्षक चरित्र की मां की भूमिका से पहचान हासिल की। 7 अगले वर्ष वह मार्टिन लॉरेंस और एडी मर्फी के साथ लाइफ में दिखाई दी और द बेस्ट मैन और द वुड में बैक टू बैक भूमिकाएं की। द बेस्ट मैन टाई डिग्स, निया लॉन्ग, हेरोल्ड पेरिन्यू जूनियर और मॉरिस चेस्टनट अभिनीत एक कॉमेडी ड्रामा एनसेम्बल फिल्म। 8 इतिहास की शीर्ष 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अफ्रीकी अमेरिकी फिल्मों में से एक थी और लेथन को उनके प्रदर्शन के लिए NAACP इमेज अवार्ड के लिए नामांकन मिला। डिग्स और उमर एप्स अभिनीत एक अन्य एनसेम्बल फिल्म द वुड में उन्हें एप्स की प्रेमिका की भूमिका में लिया गया। तो दोस्तों इसे
इसके जो पार्ट 1 है उसे रिलीज़ किया गया था 15 सितंबर 2017 को और 111 मिनट की इसकी रनिंग लेंथ है। और बजट की बात की जाए तो 33 मिलियन इसका बजट है और तकरीबन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था 67.2 मिलियन, जो कि इस मूवी को बड़ा प्रॉफिटेबल बनाता है। बाकी आप इसे अब OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो, वहाँ पर ये अवेलेबल है। बाकी और कोई अपडेट इसके अगले पार्ट के बारे में आती है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।